पुलिस इंटेलिजेंस टीम ने जासूसी करने के आरोप में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। इस पर सेना की जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों को भेजने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तान की महिलाओं को भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी और वीडियो भेजता था। इसलिए राजस्थान की इंटेलिजेंस टीम ने जासूसी के मामले में इस जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी जवान शांतिमय राणा राजस्थान में पदस्थापित था। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने आज दूसरे दौर की पूछताछ की। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में भी लिया। सोनिया गांधी को कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022-23 के लिए देश के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 8.2% से घटाकर 7.2% कर दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक कारणों के असर और कड़े मॉनेटरी पॉलिसी के चलते भारत के आर्थिक विकास दर कम रह सकता है। आईएमएफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाना देश के नीति बनाने वालों की पहली प्राथमिकता है, जिसके चलते मॉनेटरी पॉलिसी में कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अफ्रीकी देश कांगो में सोमवार से यूएन की शांति सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन में मंगलवार को यूएन शांति सेना की तरफ से तैनात 2 भारतीय जवानों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारी और यूएन के शांति सैनिकों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। उग्र प्रदर्शन के दौरान विद्रोही सैनिक यूएन की शांति सेना के कैंप में घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में भारत के 2 और मोरक्को का 1 जवान शहीद हो गए। सभी सैनिक यूएन पीसकीपिंग फोर्स का हिस्सा थे। सेना को मिलेंगे 4 लाख कार्बाइन और स्वॉर्म ड्रोन। रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ की खरीद को दी मंजूरी। 4 लाख कार्बाइन, स्वॉर्म अटैक ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, रॉकेट, आईसीवी व्हीकल और 14 फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स। हथियारों की ये वो लिस्ट है जिसे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। इन सभी हथियारों की कुल कीमत 28,732 करोड़ है और ये सभी स्वदेशी होंगे या फिर किसी स्वदेशी कंपनी से खरीदी जाएंगे। बिजनौर पुलिस ने महिला हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि देवर ने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी देवर सहित 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। चांदपुर थाना इलाके के गांव ककराला में 19 जुलाई को महिला की लाश खेत से बरामद हुई थी। परिजनों ने चांदपुर थाने में 6 युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन में हत्या के आरोपी नामजद मुलजिम नहीं बल्कि कलयुगी देवर निकला। मृतका का देवर से अवैध संबंध था। कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और प्रशासन की ओर से स्वागत करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यदि कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है तो फिर नमाज से ही क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि ऐसा है तो फिर हमें भी नमाज पढ़ने दी जाए। आर्टिकल 25 के तहत सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लुलु मॉल में नमाज पर एक्शन हुआ, जबकि 18 सेकंड में यह खत्म हो जाती है। नमाज पढ़ने से किसी को क्या नुकसान हो जाता है? यह तो एक समुदाय से भेदभाव का मामला है। ओवैसी ने कहा कि इस तरह से आप एक समुदाय से भेदभाव कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। इस पर भाजपा वाले आर्टिकल 25 का हवाला देंगे, लेकिन फिर यह भी बताएं कि नमाज पढ़ने से किसे दिक्कत है और उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। यदि आपका नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है तो इस तरह का काम उसके मुताबिक तो नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी में नई जिम्मेदारी के बाद रंग में आ गए हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी बीमार हैं, उन्हें इस तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आजाद ने आगे कहा कि पुराने वक्त में जंगों के उसूल हुआ करते थे। उस वक्त बादशाह अपनी सेना से कहते थे कि बीमार और औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तीसरे दिन सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने मंच और सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई कांग्रेसी सांसदों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और G23 ग्रुप के मेंबर गुलाम नबी आजाद भी सोनिया गांधी के पक्ष में खड़े नजर आए। पश्चिम बंगाल में स्कूल जॉब घोटाले में गिरफ्तार किए गए राज्य सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा खुलासा किया है। अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि पार्थ चटर्जी उसके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने बताया कि पार्थ चटर्जी उसके घर में ही पैसा रखा करते थे। ईडी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
राज्यसभा और लोकसभा से बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच विपक्षी दलों में भी आपस में मतभेद नजर आ रहे हैं। खास बात है कि निलंबन प्रक्रिया को देखते हुए फ्लोर रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिससे दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली। मंकीपॉक्स का संक्रमण रोकने के लिए भारत यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर चेचक के टीके का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि भारत का यह मानना है कि मंकीपॉक्स कोरोना की भांति देश के लिए बड़ा खतरा नहीं बनेगा। इसलिए फोकस अभी इसी बात पर रहेगा कि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि वह बीमारी को छुपाए नहीं बल्कि सामने आकर जांच कराएं। हैदराबाद गैंगरेप मामले में आरोपी चारों नाबालिगों को जमानत मिल गई है। एक महीने पहले गैंगरेप की घटना के बाद तेलंगाना में काफी सियासी घमासान देखने को मिला था। जून के पहले सप्ताह से इन आरोपियों को जुवेनाइल होम में रखा गया था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपियों को जमानत दी है। चारों आरोपियों के निर्देश दिए गए हैं कि वे जांच में सहयोग करें और समय पर डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के पास हाजिर होते रहें। आरोपियों से कहा गया है कि उन्हें हर महीने के पहले सोमवार को डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के पास हाजिर होना है। इस मामले में गिरफ्तार 5वें नाबालिग आरोपी को अभी जुवेनाइल होम में ही रहना होगा। उसने तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। इस मामले में एक ही आरोपी बालिग है, जिसका नाम सादुद्दीन मलिक है। वह जेल में है। हैदराबाद के जुबिली हिल इलाके में कार में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 5 नाबालिग थे। नाबालिग आरोपी कक्षा 11 और 11 के विद्यार्थी हैं और राजनीतिक पहुंच रखने वाले परिवार से हैं। एक पब में पार्टी के बाद लड़की 5 लड़कों के साथ कार में सवार हुई थी। पुलिस का कहना है कि ये नाबालिग आरोपी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन वे रेप में शामिल नहीं थे। उन लड़कों ने उसे घर छोड़ने की बात कही थी। ईडी को गिरफ्तारी, सर्च, अटैच और संपत्ति जब्त करने का अधिकार, अरेस्ट की वजह बताने की भी जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट और ईडी के अधिकारों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को समन भेजने और गिरफ्तारी का अधिकार है। बता दें कि सर्वोच्च अदालत में दायर एक याचिका में पीएमएलए एक्ट के कई प्रावधानों को कानून के खिलाफ बताया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। अपने इस फैसले में शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने ईडी को गिरफ्तारी, सर्च और संपत्ति जब्त करने के अधिकार को सही माना है। आईटी विभाग ने नोएडा, गुरुग्राम समेत मेट्रो ग्रुप के अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम ने मेट्रो ग्रुप के 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। यहां सुबह से ही आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के अनुसार मेट्रो हॉस्पिटल के नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य परिसरों में सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले उनके मऊ से विधायक बेटे अब्बास के फरार होने के बाद अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी और उनके दोनों साले भी फरार हो गए हैं। अब इन तीनों की तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद मऊ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्तार की पत्नी और दोनों सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। 3,419 करोड़ का बिजली बिल, इतनी बड़ी राशि देख बीमार पड़े बुजुर्ग, कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार का बिजली विभाग भी गजब का काम करता है। हाल ही में विभाग के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ग्वालियर के एक बुजुर्ग को गंभीर सदमा झेलना पड़ा। इसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने शहर के शिव विहार इलाके की प्रियंका गुप्ता के घर 3,419 करोड़ रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। इतनी बड़ी रकम देख उनके ससुर को जोरदार सदमा लगा और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। इसकी शिकायत जब बिजली विभाग से की गई तो अफसरों ने इसे मानवीय भूल बताते हुए उन्हें सुधार कर 1,300 रुपए का नया बिल भेज दिया। कहा, एक कर्मचारी ने सॉफ्टवेयर में खपत की गई यूनिट की जगह उपभोक्ता संख्या दर्ज कर दी, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम से अधिक राशि का बिल जारी हो गया। बिजली उपभोक्ता को 1,300 का सही बिल जारी कर दिया गया है। इस गलती के लिए संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 3 घंटे में काम चल सकता है तो 7 घंटे किसके पास है? भारत के पूर्व खिलाड़ी अजय जडेजा ने भी वनडे क्रिकेट के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं।
इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद यह बहस जारी है। 2019 एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड को जीताने में स्टोक्स ने अहम भूमिका निभाई थी। स्टोक्स ने महज 31 साल की उम्र में वनडे से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से वनडे क्रिकेट के भविष्य पर लगातार बहस चल रही है। अजय जडेजा ने कहा कि जब 3.5 घंटे में काम चल जाता है तो 7 घंटे किसके पास है। बिहार में वैशाली जिले के हाजीपुर में साधु के भेष में पकड़े गए 6 मुस्लिम लोगों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति डंडा लेकर बारी से सभी की पिटाई करता दिख रहा है। इन लोगों को पीटते हुए यह शख्स चिल्लाते हुए पूछ रहा कि उनका टारगेट क्या है। हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए डर नहीं लगा। पुलिस के मुताबिक पिटाई करने वाला व्यक्ति बजरंग दल का कार्यकर्ता है। पुलिस ने बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह समेत 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना 24 जुलाई की है और वीडियो बुधवार को सामने आया। साधु बने लोगों को मारपीट के बाद पुलिस को सौंप दिया गया था। हालांकि पुलिस ने पूछताछ कर इन्हें छोड़ दिया है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को पंजाब का नया सीएम बनाने का आदेश दिया है। इससे पीएम शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की कुर्सी चली गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपाध्यक्ष मरियम नवाज सहित पाकिस्तान की गठबंधन सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मरियम ने एक ट्वीट में कहा, न्यायिक तख्तापलट। एक युवक ने विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली ऑफिस में घुसकर दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने दिल्ली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देने वाला मध्य प्रदेश का रामकुमार उर्फ प्रिंस पांडे है। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि मैं सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया। हत्याएं, उत्पीड़न और बलात्कार, म्यांमार के सैनिकों ने कबूल किए अपने जुल्म। बीबीसी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में म्यांमार सेना के सैनिकों ने आम नागरिकों की हत्याएं, उत्पीड़न और बलात्कार करना स्वीकार किया है। ये पहली बार है जब उन्होंने बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन करना स्वीकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा करने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने मुझे मासूम लोगों को प्रताड़ित करने, लूटने और उनकी हत्याएं करने के आदेश दिए। मांगू का कहना है कि उन्हें लगा था कि सेना में उनकी भर्ती रक्षा करने के लिए हुई है, लेकिन वो उस बटालियन का हिस्सा थे जिसने मई 2022 में एक मॉनेस्ट्री में छिपे आम नागरिकों की हत्याएं की। वो बताते हैं, हमें सभी पुरुषों को एक साथ खड़े करने और फिर उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया था। सबसे दुखद बात यह है कि हमें महिलाओं और बुजुर्ग लोगों को भी मारना पड़ा। 6 सैनिकों, जिनमें एक कॉर्पोरल भी शामिल हैं, और उनके कुछ पीड़ितों की गवाही से म्यांमार की सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए बेचैन सेना की दुर्लभ झलक मिलती है। इस रिपोर्ट में शामिल म्यांमार के सभी नाम पहचान छुपाने के लिए बदल दिए गए हैं। ये सैनिक, जिन्होंने हाल ही में सेना छोड़ी है, इस समय पीपुल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ की सुरक्षा में हैं। पीडीएफ म्यांमार में फिर से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लड़ रहे मिलिशिया समूहों का एक नेटवर्क है। पिछले साल सेना ने तख्तापलट करके आंग सान सूची के नेतृत्व में चल रही लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था। सेना अब हथियारबंद विद्रोह को कुचलने का प्रयास कर रही है। पिछले साल 20 दिसंबर को केंद्रीय म्यांमार के यामेद गांव को सेना के 3 हेलीकॉप्टरों ने घेर लिया। इनसे उतरे सैनिकों को लोगों को गोली मारने के आदेश दिए गए थे। कम से कम 5 अलग अलग लोगों, एक दूसरे से अलग अलग बात करते हुए बीबीसी को बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि सेना 3 अलग अलग समूहों में दाखिल हुई। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अंधाधुंध गोलियां मारी गईं। म्यांमार के जंगल में अज्ञात स्थान पर बात करते हुए कॉर्पोरल आंग ने बताया, हमें आदेश दिया गया था कि जो भी दिखाई दे उसे गोली मार दो। वो बताते हैं कि कुछ लोग सुरक्षित समझकर एक ठिकाने पर छुप गए थे, लेकिन जब सैनिक उनकी तरफ बढ़े तो उन्होंने भागना शुरू किया। हमने उन भागते हुए लोगों को गोली मारी। कॉर्पोरल आंग ने स्वीकार किया कि उनकी यूनिट ने 5 लोगों को मारा और दफन किया। हमें गांव के हर बड़े और अच्छे घर को आग लगाने के आदेश भी दिए गए थे। सैनिकों ने पूरे गांव में घूमकर घरों को आग लगाई। इस दौरान वो आग लगाओ चिल्ला रहे थे। कॉर्पोरल आंग ने स्वयं 4 इमारतों को आग लगाई। बीबीसी से बात करने वाले लोगों ने बताया है कि कम से कम 60 घरों को जलाया गया था। गांव का अधिकतर हिस्सा राख का ढेर बन गया था। गांव से अधिकतर लोग भाग गए, लेकिन गांव के मध्य में एक घर में लोग रह रहे थे। तीहा कहते हैं कि वो इस छापे से सिर्फ 5 महीने पहले सेना में शामिल हुए थे। बहुत से दूसरे सैनिकों की तरह उन्हें समुदाय में से शामिल किया गया था और उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला था। इन सैनिकों को स्थानीय स्तर पर आंघार सित्थार या भाड़े के सैनिक कहा जाता है। उस समय उन्हें 2 लाख म्यांमार क्यात, लगभग $100 या 8,000 भारतीय रुपये का ठीक ठाक वेतन दिया जाता था। उस घर में क्या हुआ था उन्हें अच्छे से याद है।
जिस घर को वो जलाने जा रहे थे उसमें लोहे के सीखचों के पीछे उन्होंने एक किशोरी को फंसे हुए देखा। मैं उसकी चीख को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी भी अपने कानों में उसे सुन सकता हूँ और वो मेरे दिल में बस गई है। जब उन्होंने इस बारे में अपने कैप्टन को बताया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि जो भी दिखाई दे उसे मार दो। ये सुनकर थीहा ने घर को आग लगा दी। कॉर्पोरल आंग भी वहीं मौजूद थे और जब उस लड़की को जिंदा जलाया गया तो उन्होंने भी उसकी चीखें सुनी। वो याद करते हैं, उसकी चीखें दिल को भेद रही थीं। हमने करीब 15 मिनट तक उसकी चीखें सुनी। उस दौरान घर धधक रहा था। बीबीसी उस लड़की के परिवार तक पहुंची जिन्होंने जले हुए घर के बाहर बात की। उसके रिश्तेदार यूमिंत ने बताया कि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। उसके परिजन काम पर गए थे और वो घर पर अकेली थी। वो कहते हैं, उसने जान बचाने की कोशिश की थी लेकिन सैनिकों ने उसे रोक दिया और मरने दिया। वो इन सैनिकों के हाथों प्रताड़ित होने वाली अकेली लड़की नहीं थी। थीहा कहते हैं कि वो पैसों के लिए सेना में शामिल हुए थे लेकिन जिस तरह का जुल्म करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया और जो उन्होंने देखा उससे वो भीतर तक हिल गए थे। उन्होंने महिलाओं के एक समूह के बारे में बात की जिसे यमेत में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने अपने अधीनस्थों को उन महिलाओं को सौंपते हुए कहा, जो मर्जी है करो। थीहा बताते हैं कि उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया लेकिन वो स्वयं उसमें शामिल नहीं थे। बीबीसी ने इनमें से 2 लड़कियों की पहचान की। पापा और खिनहित्वे बताती हैं कि जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तब रास्ते में सैनिक मिल गए थे। वो यमेत गांव की नहीं थी बल्कि वहां एक टेलर के पास आई थीं। ये लड़कियां गुहार लगाती रहीं कि वो इस गांव से या पीडीएफ से नहीं है लेकिन सैनिकों ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें एक स्थानीय स्कूल में 3 रातों तक बंधक बनाकर रखा। हर रात सैनिकों ने बार बार शराब के नशे में उनके साथ बलात्कार किया। वो याद करती हैं, उन्होंने मेरी आंखों पर सरोंग बांध दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे कपड़े उतार कर मेरा बलात्कार किया गया। पापा कहती हैं, वो मेरा बलात्कार कर रहे थे और मैं चिल्ला रही थी। उन्होंने सैनिकों से अपने आप को छोड़ देने की गुहार लगाई लेकिन वो नहीं रुके। उन्हें पीटा गया और बंदूक की नोक पर धमकाया गया। कांपी आवाज में उनकी बहन खिनहित्वे बताती हैं, हमें वो सब बिना विरोध के सहना पड़ा क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो जान से ही ना मार दें। ये लड़कियां इतनी डरी सहमी थीं कि अपने बलात्कारियों को सही से देख तक नहीं पाईं। वो याद करती हैं कि उनमें से कुछ ने सादे कपड़े पहने हुए थे और कुछ सेना की वर्दी में थे। सैनिक थीहा याद करते हैं, जब वो किसी जवान लड़की को पकड़ लेते हैं तो वो उनका बलात्कार करते हुए ताना मारते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम पीडीएफ का समर्थन करती हो। यमेत गांव में हुए हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लड़कियों का 3 दिन तक बलात्कार किया गया था। इस जुल्म को देखने वाले ग्रामीणों से भी हमने बात की। उन्होंने बुजुर्ग के पास पड़ी युवा महिला की पहचान की। उसका नाम मां मोए मोए था। उसके पास अपना बच्चा और एक बैग था जिसमें सोने के आभूषण थे। उसने सैनिकों से अपनी चीजें ना छीनने की गुहार लगाई थी। हला हला मौके पर मौजूद थी लेकिन उन्हें बख्श दिया गया था। वो बताती हैं, उसकी गोद में बच्चा था, इसके बावजूद उन्होंने उसका सामान लूट लिया और उसे गोली मार दी। उन्होंने पुरुषों को लाइन में लगाया और एक एक करके गोली मार दी। बच्चा बच गया था और अब उसकी देखभाल रिश्तेदार कर रहे हैं। हला हला कहती हैं कि उन्होंने सैनिकों को फोन पर ये शेख ही बघारते सुना था कि उन्होंने 8-9 लोग मार दिए हैं और इसमें उन्हें बहुत मजा आया। वो कह रहे थे कि ये उनका अब तक का सबसे कामयाब दिन है। वो बताती हैं कि जब सैनिक गांव से गए तो वो विजय के नारे लगा रहे थे। एक अन्य महिला ने अपने पति को मारे जाते हुए देखा। वो बताती हैं, उन्होंने पहले उनकी जांघ में गोली मारी और फिर उल्टा लेटने के लिए कहा। फिर उनके कूल्हे पर गोलियां मारी और आखिर में सिर में गोली मारी। वो जोर देकर ये कहती हैं कि उनके पति पीडीएफ के सदस्य नहीं थे। वो बताती हैं, वो ताड़ी का काम करते थे और पारंपरिक तरीके से रोजी कमाते थे। मेरी एक बेटी और बेटा है और मैं नहीं जानती कि आगे जीवन कैसे चलेगा। मांगू कहते हैं कि उन्हें अपने किए का पछतावा है। वो कहते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि सभी को इस बारे में पता चले ताकि वो हमारे जैसे हश्र से बच सकें। जिन सभी 6 सैनिकों ने बीबीसी से बात की उन सभी ने मध्य म्यांमार में घरों को जलाना स्वीकार किया। इससे ये पता चलता है कि ये विद्रोह के समर्थन को बर्बाद करने का एक सुनियोजित तरीका है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब कई लोगों का मानना है कि सेना कई मोर्चों पर चल रहे गृह युद्ध में बढ़त बनाए रखने में संघर्ष कर रही है। Be aware with the world. APN Broadcast Service.